स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल पे लेबल लाइव रॉक ड्रैगन वेन। आदर्श के पीछे से किसी ने चिल्लाया। एक विशाल पत्थर जो ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी जैसा था आदर्श के ऊपर से गुजरा क्योंकि वह मुश्किल में था। इसके विशाल शरीर ने आदर्श के ऊपर की जगह को ढक लिया, जिससे डेविल ट्री स्पाइक से 1000 मीटर से ज्यादा के दायरे वाले क्षेत्र पर गिरते हुए रुके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रॉक ड्रैगन उड़कर आया हो और उसने आदर्श की रक्षा के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया हो। आदर्श ने तीखी आवाज सुनी जब नुकीली शाखाएं चट्टान से टकराई। हालांकि रॉक ड्रैगन वैन मजबूती से खड़ा रहा। आदर्श ने पहली बार ऐसा शक्तिशाली स्पिल देखा था। आदर्श ने पलटकर देखा और दादी के पास एक चमकदार भूरे रंग का स्टार पैलेस फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बूढ़ी औरत इतनी शानदार अर्थ स्पिल कर सकती है। ऐसा लगा जैसे वो पूरे पहाड़ को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकती है। तुरंत चले जाओ, लविशा से कहो कि यह वह काम है जो मैं पिछले 30 सालों से करना चाहती थी। मेरे लिए शोक मत करना। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं इस शैतान को अपने साथ ले जा सकूं। दादी के सफेद बाल उसके मजबूत औरा में बेतहाशा बह रहे थे। उसका बूढ़ा चेहरा एक दृढ़ निश्चय दिखा रहा था। आदर्श को पता था कि वह इस लेवल के डीमन का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने रॉक ड्रैगन वैन की सुरक्षा के तहत अपनी स्पीड बढ़ाई और जल्दी से सीधे विशाल पेड़ से दूर भाग गया। दादी ने आदर्श को बचाने की पूरी कोशिश की। रॉक ड्रैगन वैन उसके नियंत्रण में आदर्श के ऊपर मंडराता रहा। शैतान के पेड़ की निर्दयी शाखाएं उसे भेदने में असमर्थ थी। आदर्श को दूर से गायब होते देख दादी ने राहत भरी सांस ली। उसने अपनी नजर उठाई और आसमान को ढकते हुए और घाटी के ऊपर मंडराते हुए पेड़ को देखा। नन्ही गुड़िया अनु, मुझे माफ कर दो। मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगी, दादी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके दुबले पतले शरीर से अचानक एक शानदार रोशनी निकली। 3 अलग अलग विनाशकारी औराएं एक बड़े तूफान की तरह उस जगह पर उतरे। पत्ते और शाखाएं हवा में बेतहाशा उड़ रही थी। घाटी में घास जमीन पर गिर गई थी, यहाँ तक कि डीमन ट्री की कुछ कीलें भी टुकड़ों में टूट गई। वे घातक कीलें जो उन लोगों के खून से सनी हुई थी जिन्हें उन्होंने मारा था, हवा में बिखर गई। अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, विंड एलिमेंट, तीनों एलिमेंटों की उपस्थिति अपनी सीमा तक पहुंच गई। मानो एक छोटा सा विचार ही एक जबरदस्त ऊर्जा करने के लिए पर्याप्त था। दादी द्वारा किया गया हर कार्य उनके मैजिक पर एक सर्वोच्च मैजिशियन के शानदार नियंत्रण को दिखाता था। यह अब स्टार ऑर्बिट, स्टार पैटर्न या स्टार कॉन्स्टलेशन या स्टार पैलेस से बंधा नहीं था। आसमान से नीचे आते हजारों ज्वलंत बर्ड बादलों वाला बवंडर जो एक विशाल शाम की पूंछ की तरह फड़फड़ा रहा था, या जमीन से उठते पहाड़, सभी उसकी उंगलियों पर थे। विशाल पर्पल लिंडेन के विशाल आकार के कारण एक एडवांस मैजिशियन के विनाशकारी स्पेल उसके लिए केवल एक छोटी सी हवा की तरह थे। हालांकि एक सर्वोच्च मैजिशियन जो स्वतंत्र रूप से सुपर स्पेल डाल सकता है, वह अभी भी विशालकाय पवित्र लिंडेन के लिए एक निश्चित खतरा पैदा करेगा। सड़क जितनी चौड़ी शाखाएं टूटकर टहनियों की तरह गिर पड़ी। टूटी शाखाएं हवा में बेतहाशा उड़ने लगी। मुख्य तने में से एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और जमीन पर गिरने लगा। उस पर रहने वाले इंद्रधनुषी पूंछ वाली डीमन गोरैया घबरा कर भाग गई। आदर्श ने पीछे मुड़कर देखा। उसका पूरा दृश्य पेड़ के अलग अलग हिस्सों से भरा हुआ था। कुछ हवा में बह गए, कुछ दूर तक उड़ गए, कुछ जमीन पर गिर गए और हवा में धूल का एक बड़ा बादल छा गया। आदर्श इतना हैरान था कि उसे लगा जैसे उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकलने वाला है जब उसने 3 अलग अलग एलिमेंटों के संयोजन से विनाशकारी ऑरा को महसूस किया। क्या जियांग फैंग की माँ एक निषिद्ध मैजिशियन थी? आदर्श कुछ महाकाव्य क्षणों से गुजरा था। प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान 10 अधिकारियों ने जो सुपर स्पेल डाले थे और गोल्डन सन नाइट्स और पाथेन मंदिर में उनके सामने आए शक्तिशाली मैजिशियन दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली मैजिशियन थे। फिर भी
वे दादी के मैजिक की तुलना में महत्वहीन महसूस करते थे। उसका ऑरा मिस्टर संदीप से भी अधिक प्रबल था। विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन से एक तीखी चीख निकली। चीख में एक विनाशकारी शक्ति थी। जैसे ही यह घाटी से गुजरी, इसने तुरंत घास को राख में बदल दिया। आदर्श घाटी में भाग रहा था, लेकिन उसके पास अपने रास्ते में रुकने और खुद को बचाने के लिए ब्लैक स्नेक आर्मर को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श का दिल कांप रहा था। यह कैसा राक्षस था? विशालकाय पवित्र पर्पल लिंडेन पर आखिर क्या हो रहा था? आदर्श ने बादलों से घिरे आसमान और फटी हुई जमीन को देखा। वह वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी भयानक डर ने उसकी आत्मा पर लहर की तरह अटैक कर दिया। वह डर से कांपने लगा। जब वह माउंटेन ज़ॉम्बी का सामना कर रहा था, तब भी उसे ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन बात यह थी कि वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह सबसे डरावनी और डरावनी चीज थी जो आदर्श ने कभी देखी थी। वह सोचता रहा कि विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन में एक भयानक शैतान छिपा हुआ है जो इस जगह पर मौत ला रहा है, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि शैतान कोई और नहीं बल्कि पेड़ खुद ही था। पेड़ का रूप बेहद ही विस्मयकारी था। कोई भी इसे देखकर प्रकृति के काम पर आश्चर्यचकित हो सकता है, यह मानते हुए कि यह स्वर्ग से किसी देवता का अवतार है जिसने अनगिनत प्रजातियों को इसके आसपास रहने, प्रजनन करने और मजबूत होने की अनुमति दी है। इसलिए जब टोंगशांग ने विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन पर दावा करने का फैसला किया, तो आदर्श अवचेतन रूप से प्रस्ताव से असहमत था। क्या उन्हें वास्तव में अपने लालच के कारण पवित्र पेड़ को भ्रष्ट करना पड़ा? लेकिन अब आदर्श ने इसका असली रूप देख लिया था। जमीन के नीचे छिपी हुई और उस तह के ऊपर पहाड़ियों की तरह उगने वाली जड़ें हवा में उठ गई। वे सभी ताजे खून से लथपथ थी। जड़ें विशाल रक्त पीने वाले कीड़ों की तरह इधर उधर रेंग रही थी। कुछ अभी भी इस तह पर शवों को खा रहे थे। रक्त पीने वाले कीड़ों ने दादी पर अटैक करना शुरू कर दिया, बेतहाशा, जैसे ही उन्हें उकसाया जा रहा हो। यह विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन के भयानक रूप का केवल एक हिस्सा था जिसे उसने भूमिगत छुपाया था। जब दादी ने अपने स्पीलों से एक और शाखा को नष्ट कर दिया, तो पत्तियों और शाखाओं के बीच एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा 5 मुख्य तनों से बना था। नजदीक से देखना असंभव था कि प्रत्येक मुख्य तना वास्तव में एक चेहरे का हिस्सा था। कोई व्यक्ति केवल दूर खड़े होकर ही चेहरा देख सकता था। यह विकृत, टेढ़ा मेढ़ा और घृणा से भरा हुआ था। ऐसा कुछ जो इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से डरा सकता था। विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन का चेहरा आदर्श को उस नाइट टेरर स्यूडोमॉर्फिक डेमन की याद दिलाता है जिसका सामना उसने एक बार रेगिस्तान में किया था। यह एक ऐसा प्राणी था जो खुद को एक पौधे के रूप में छिपाता था, अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करता था। विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन भी वैसा ही था, सिवाय इसके कि यह कुछ 100 गुना बड़ा था, खुद को छिपाने में बेहतर था और अधिक महत्वाकांक्षी और धैर्यवान था। क्या इसका मतलब यह है कि इसके इर्द गिर्द होने वाली हर लड़ाई सिर्फ खुद को खिलाने की एक चाल थी? आदर्श को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन की असली प्रकृति को जानने का सदमा बस बेहद भारी था। यह एक जाल था। आदर्श को पता था कि यह हमेशा से एक जाल था। हंटर हिलमैन द्वारा मारे गए क्योंकि वे लालची थे। मनुष्यों को डीमन स्पैरो द्वारा मार दिया गया क्योंकि वे लालच के कारण पेड़ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। नतीजतन मरने वाले हर प्राणी और उनके द्वारा बहाया गया खून पेड़ के लिए स्वादिष्ट पोषक तत्व बन गए थे। वे उसके विशाल आकार में बदल गए थे। आकाश को ढकने वाले पत्ते और आपस में जुड़ी हुई शाखाएं जो अपने आप में एक दुनिया की तरह थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना विशाल था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना जीवंत था। कोई आश्चर्य नहीं इसने जीवों को इस पर आने और रहने की अनुमति दी। यह एक शैतान था जिसने खुद को प्रकृति के काम के रूप में पूरी तरह छुपा रखा था। यह झूठ ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी, एक के बाद एक जीवित प्राणियों को अपने जाल में फंसाने और अपना भोजन बनाने के लिए। आदर्श इतना हैरान था कि वह अवाक रह गया। वह जानता था कि यह एक जाल था। वह जानता था कि इसमें खतरा है, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि असली अपराधी वह हानि रहित पेड़ था।
वह यह भी कल्पना कर सकता था कि व्हाइट मैजिक फाल्कन पेड़ पर रहने वाले जीव और इंसानों के बीच युद्ध इतिहास की पहली त्रासदी नहीं थी। सैकड़ों या हजारों साल पहले भी ऐसी ही घटनाएं हुई होंगी, लेकिन वे या तो इसके रहस्य को जानने में विफल रहे या फिर इसके असली रूप को देखने के बाद ही मर गए। मोहम्मद फिनिक्स यह मनुष्यों का विरोध नहीं कर रहा था। यह जानता था कि विशालकाय पर्वत पर्पल पवित्र लिंडेन एक शैतान था। वह मैजिक फाल्कन को इसे नष्ट करने देने की कोशिश कर रहा था। आदर्श को अचानक एहसास हुआ टोटोम बीस्ट मून मॉथ फिनिक्स भी इस त्रासदी का शिकार हो गया था। आदर्श को आखिरकार समझ में आ गया कि दादी ने विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन के प्रति इतना गहरा पश्चाताप और इतनी तीव्र घृणा क्यों दिखाई। उसे समझ में आ गया कि वह शैतान को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी। धोखा दिए जाने का गुस्सा, टोटोम बीस्ट को मारने के बाद उसे जो दर्द सहना पड़ा, जिसे उसे अपने हाथों से बचाना था, यहाँ खोई गई जिंदगियों का दुख। आदर्श आसानी से सभी तरह की भावनाओं को महसूस कर सकता था जो दादी अपने मैजिक की चीखों से निकाल रही थी। दादी की भावनाओं को विरासत में मिले इस पिलो ने फिर से बहरेपन की एक श्रृंखला को भड़का दिया। विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन का दूसरा मुख्य तना गंभीर आघात के बाद ढहने वाला था। दादी की छोटी सी आकृति अचानक हवा में लहराती शाखा और पत्तियों द्वारा निगल ली गई, जैसे कि शैतान ने उसे निगल लिया हो। आदर्श को उसके मैजिक से पैदा हो रही चकाचौंध भरी रोशनी के बीच उसे देखने में कठिनाई हो रही थी। दादी बेहद ताकतवर थी, आदर्श से मेरी सबसे ताकतवर मैजिशियन। उसकी कल्टीवेशन मिस्टर संदीप से ज्यादा मजबूत थी। वह एक निषिद्ध मैजिशियन बनने के बेहद करीब थी। अगर उसने 30 साल तक अपना मैजिक नहीं छोड़ा होता तो वह अब वास्तव में एक निषिद्ध मैजिशियन बन चुकी होती। हालांकि विशालकाय पर्पल पवित्र लिंडेन भी एक पूर्ण राक्षस था। यह बेहद सारे सुपर स्पिलों को सहने के बाद भी मजबूती से खड़ा रहने में सक्षम था। यह कल्पना करना कठिन था कि इसे नीचे गिराने के लिए कितने शक्तिशाली मैजिशियनों की जरूरत होगी। आदर्श भागता रहा। हालांकि विशालकाय पवित्र लिंडेन का उसकी जान बख्शने का कोई इरादा नहीं था। अनगिनत इंद्रधनुषी पूंछ वाली डीमन गोरैया पेड़ से उड़कर आदर्श का पीछा करने लगी। आदर्श ने छिपकली के सिर और बाघ के शरीर वाले एक जीव की भी झलक देखी। वह गिरते मलबे के बीच से हवा में उछलकर उसकी दिशा में बढ़ रहा था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल मून मॉथ फिनिक्स का प्रकट होना। घाटी के बाहर आन राष्ट्रीय टीम के बैच के साथ आदर्श का पता लगाने में सक्षम था। हालांकि इससे पहले कि वह घाटी के बीच में पहुंच पाता, उसने अचानक आदर्श को तेजी से अपनी ओर आते देखा। चुटकी देखो, मैंने तुमसे कहा था कि आदर्श ठीक है। वह हमारी ओर बढ़ रहा है। वो हमें देखने के लिए बेहद उत्सुक लग रहा है। वह बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। आहन ने मुस्कुराते हुए चुटकी से कहा। वन्ना ने कहा, केवल स्पीड। शीघ्र यात्रा के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करना कोई बुद्धिमानी का निर्णय नहीं है। वे अभी भी बाहरी माउंट कून में थे। चारों ओर अभी भी खतरा था। कोई भी अनुभवी हंटर अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल तेजी से यात्रा करने के लिए नहीं करेगा। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो आदर्श वास्तव में थोड़ा तेज चल रहा है। आहन ने सिर हिलाया। समूह आगे बढ़ता रहा। 10 मिनट बाद आगे एक बेहद बड़ी हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे घाटी में कोई चीज तेजी से भाग रही हो, यहाँ तक कि उसने घास के हिस्सों को भी लहर की तरह चीर दिया है। यह आदर्श है। आहन ने देखा कि उसका बैच चमक रहा है। इसका मतलब था कि आदर्श उसके बेहद करीब था। घास अलग हो गई। लाल चेहरे वाला एक आदमी भारी सांसें लेते हुए उनके सामने आया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आदर्श को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समूह उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी स्पीड बनाए रखी और उनसे आगे निकल गया। आहन ने देखा कि आदर्श एक तरफ मुड़ गया है और आश्चर्य से उनकी ओर देख रहा है। आदर्श समय रहते अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया। वह जल्दी ही समूह से 100 मीटर दूर था। आदर्श को दूर भागते देख समूह के बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। वह क्या कर रहा है? क्या वह भूल गया कि हम कौन हैं? आहन पूरी तरह से उलझन में था। हालांकि तमन्ना ने अचानक भुहें से कोड़ ली। उसने अपने प्लांट स्पिल का इस्तेमाल करके आगे घास के समुद्र को अलग कर दिया। इससे समूह का नजरिया व्यापक हो गया। हालांकि अगले ही पल उनके चेहरों की मांसपेशियां सख्त हो गई। डीमन जीवों का एक बड़ा झुंड आदर्श का पीछा कर रहा था।
डीमन स्पैरो, सैलमेंडर टाइगर, डीमन इंसेक्ट्स, किंग कॉन्ग, डीमन मैकॉक, रेनबो टेल, डीमन स्पैरो आसमान में तीखी चीखें निकाल रहे थे। वे बेहद गुस्से में लग रहे थे। उनकी रंगीन पूंछें तेजी से आगे बढ़ते हुए एक विशाल बादल की तरह थी। बाकी प्रजातियां जमीन पर दौड़ रही थी और घास को एक विशाल लहर की तरह गिरा रही थी। तुम सब वहां किस लिए खड़े हो, भागो! आदर्श की आवाज 100 मीटर दूर से आई। जैसे जैसे जमीन कांपने लगी, शोर बढ़ता गया। आहन ने एक सेकंड भी बर्बाद करने की भी हिम्मत नहीं की। उसने लवीशा का हाथ पकड़ा और आदर्श की दिशा में दौड़ने से पहले अपने मैजिक बूट्स को एक्टिवेट कर दिया। तमन्ना ने चुटकी का हाथ पकड़ लिया और घास को नियंत्रित करते हुए उनके लिए एक लंबा रास्ता बना दिया जिस पर वे फिसल सके और क्रोधित डीमन प्राणियों से यथासंभव दूर रहे। क्या हो रहा है? आहन ने आदर्श को पकड़ने के बाद चिल्लाया। तुम जाना नहीं चाहते? चलो पहले इस जगह को छोड़ देते हैं। आदर्श को उन्हें स्थिति समझाना मुश्किल लगा। उन्हें अब डीमन प्राणियों से बचने का कोई रास्ता खोजना था। क्या ये इंद्रधनुष पूंछ वाली डीमन गुरैया दोस्ताना नहीं है? लवीशा ने पूछा। विशालकाय पवित्र लिंडेन पर रहने वाले सभी जीव इसके गुलाम हैं। ऐसा लगता है आपकी दादी ने विशालकाय पवित्र लिंडेन को अपने साथ ले जाने का फैसला किया है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। चलो जल्दी करो और इस जगह को छोड़ दो, आदर्श ने कहा। जैसे ही उसने सेंटेंस खत्म किया, विशाल पवित्र लिंडेन की दिशा से एक जबरदस्त ऑरा उन पर उमड़ पड़ा। शक्तिशाली विस्फोट से उत्पन्न तेज हवा की चपेट में आने के बाद आकाश में इंद्रधनुषी पूंछ वाली डीमन गोरैया अपना संतुलन खो बैठी। हवा ने समूह को पीछे धकेलने जैसी तेज स्पीड से आगे बढ़ाया। हालांकि आदर्श खुद को पीछे मुड़ने से रोक नहीं पाया। दुर्भाग्य से वह अब अपनी वर्तमान दूरी से विशाल पवित्र लिंडेन को नहीं देख सकता था। वह आकाश के किनारे को रोशन करने वाले मैजिक की चमक को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। दादी ने शायद हाई लेवल का स्पेल का उपयोग किया होगा, अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो ऊर्जा 10 किलोमीटर दूर तक पहुंच सके। आदर्श नहीं चाहता था कि दादी मर जाए। हालांकि स्थिति को देखते हुए अगर दादी ने विशालकाय पवित्र लिंडेन से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली तो यह असंभव था कि वह पेड़ को कोई नुकसान पहुंचा सके। शैतान लंबे समय से आसपास था, यहाँ तक कि एक पूरी सेना को भी उसे खत्म करने में परेशानी होगी। आदर्श को उम्मीद नहीं थी कि बाहरी खून की यात्रा के दौरान उन्हें ऐसा हास्यास्पद डीमन मिलेगा। यह बताना असंभव था कि पिछले हजारों सालों में इस घाटी में कितनी लाशें दफन हो गई थी। इस स्पीड से तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तमन्ना ने कहा। डीमन प्राणियों में असाधारण शारीरिक गुण थे और वे लंबे समय तक हाई स्पीड से यात्रा करने में सक्षम थे। इस बीच मनुष्यों को डीमन प्राणियों के बराबर स्पीड प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। घास का समुद्र असीम था। घाटी से बाहर निकलने में उन्हें बेहद समय लगेगा। जैसे ही उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती, डीमन प्राणियों की सेना उन्हें पकड़ लेती। विशाल पवित्र लिंडेन वास्तव में क्रूर था। वह जानता था कि पेड़ पर मौजूद जीव दादी जैसे मैजिशियन के लिए कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ थे, इसलिए उसने उन सभी को आदर्श के पीछे भेज दिया था। इंसानों के लिए समय रहते इस विशाल घाटी से बाहर निकल पाना अत्यंत कठिन होगा। वे बेहद ज्यादा है। यहाँ का इलाका बेहद ज्यादा चौड़ा है। अगर हम यहाँ लड़ने का फैसला करते हैं तो हम सब मर जाएंगे। हमारे पास सिर्फ तभी मौका है जब हम पहाड़ों पर पहुंच जाए, आदर्श ने कहा। सौभाग्य से बाकी लोग पहले ही चले गए, अन्यथा स्थिति इससे भी बदतर हो सकती थी। चुटकी ने सहमति जताई। वैसे बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे बेहद सारे लोग नहीं थे जिन्होंने पीछे रहने का फैसला किया? पेड़ पर एक सेना होनी चाहिए। ईशान और उसके कुलीन सैनिक इन डीमन प्राणियों को अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति क्यों देंगे? तमन्ना ने कहा। आदर्श ने गंभीर स्वर में कहा, वे सभी मर चुके हैं। आदर्श प्लीज मुझे कुछ बताओ कि तुम मजाक कर रहे हो। वो कुलीन और प्रतिभाशाली हंटरों की एक सेना थी, वैसे कैसे मर सकते हैं? आहन ने विरोध किया। ईशान भी मर चुका है। अगर लवीशा की दादी ना होती तो मैं भी मर चुका होता। सुरक्षा क्षेत्र में पहुंचने के बाद मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। आहन जल्दी करो और कोई योजना बनाओ, आदर्श ने कहा। आहन ने पलटकर देखा कि डीमन जीव उनका पीछा कर रहे हैं। कम से कम 5000 से ज्यादा हाई लेवल डीमन जीव थे। उसके जैसा डिफेंस मैजिशियन उनके खिलाफ कोई योजना कैसे बना सकता था? एकमात्र योजना भागना था।
आदर्श, आहन, आपके बैच चमक रहे हैं, चुटकी ने अचानक कहा। बैच? आदर्श और आहन ने एक साथ अपना सिर नीचे किया और पाया कि उनके बैच वास्तव में चमक रहे थे। राष्ट्रीय टीम का बैच विशेष रूप से बनाया गया है। यह तभी ऐसा व्यवहार करेंगे जब कोई टीम का साथी उनके आसपास होगा। यह ऐसी जगह पर क्यों चमक रहा होगा? क्या यह टूटा हुआ है? आहन ने उलझन में कहा। यह बैच सजावट के लिए एक छोटी पिन की तरह था। राष्ट्रीय टीम के अधिकांश मेंबर्स अभी भी इसे पहनते थे क्योंकि जरूरत पड़ने पर उनके लिए एक दूसरे से कांटेक्ट करना आसान होता था। कोई हमारी ओर आ रहा है। आदर्श बेहद खुश था। हाँ हाँ, कोई है। कौन है यह? आहन ने बैच को घूर कर देखा और पाया कि यह और भी चमक रहा था। यह संकेत दे रहा था कि वह व्यक्ति चौंकाने वाली स्पीड से उनकी ओर आ रहा था। ऐसी स्पीड? आदर्श और आहन ने कहा। यह बेहद तेज था, यहाँ तक कि विंग मैजिकल इक्विपमेंट भी इसकी 10वीं से भी कम स्पीड पर थे। हालांकि वे राष्ट्रीय टीम में किसी ऐसे खिलाड़ी के बारे में नहीं सोच सकते थे जिसकी स्पीड इतनी भयानक हो। पहले तो वह व्यक्ति कुछ दर्जन किलोमीटर दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण वहां पहुंचने वाला हो। झील जैसे साफ नीले आसमान में दो पतले और मुलायम फर वाले पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। वे धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए लग रहे थे। फिर भी वे थोड़े समय में ही आसमान, पहाड़, घाटी और जमीन को पीछे छोड़ते हुए बेहद दूर तक की यात्रा करने में सक्षम थे। एक खूबसूरत जीव पर सवार दो महिलाएं आकर्षक आकृति वाली थी। एक ने जियांगनान में आमतौर पर देखे जाने वाला सिर पर दुपट्टा पहना हुआ था। उसके रेशमी काले बाल उसके कंधों तक पहुंच रहे थे, जबकि बाकी बाल एक गुच्छे में बंधे हुए थे और मुश्किल से उसके शरीर तक पहुंच रहे थे। दूसरी महिला के बाल चांदी के रंग के थे और त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी। वह बर्फीली दुनिया की परी की तरह लग रही थी, लंबी लेकिन पतली। उसके होंठ, हाथ और पैर बेहद आकर्षक थे। शीशी, रुको, मुझे लगता है कि वे यहीं कहीं आसपास है, नंदिनी ने अचानक कहा। शीशी ने नीचे देखा और घास का समुद्र लहराता हुआ देखा। फिर भी उसे इंसानों का कोई निशान नहीं देखा। उसने कहा, क्या तुम्हें यकीन है? लगता है कि मूनमॉथ फिनिक्स बेहद जल्दी में है। सुंदर पंखों वाला प्राणी अचानक जमीन पर कूद पड़ा। मूनमॉथ फिनिक्स बेहद स्पीड में था, जैसे कोई उल्कापिंड आसमान में उड़ रहा हो। पलक झपकते ही वह जमीन के बेहद करीब आ गई थी। मूनमॉथ फिनिक्स कांप उठी, जिससे शीशी और नंदिनी दोनों हिल गए। दोनों लड़कियों के रिएक्शन करने से पहले ही वह तेजी से आसमान में उड़ गई और विशालकाय पवित्र लिंडेन की दिशा में गायब हो गई। आदर्श और उनकी टीम ने खाली चेहरे से ऊपर देखा। क्या वह टोटोम बीस्ट मूनमॉथ फिनिक्स है? आहन ने आश्चर्य से कहा। मूनमॉथ फिनिक्स की चमक रात के आसमान में अनगिनत तारों की तरह थी। उसकी लंबी पूंछ और नीले पंख बेहद खूबसूरत थे। उसकी उपस्थिति इतनी शानदार थी कि दूसरे जीव भी उसके सामने झुक जाते थे। उसका व्यवहार इतना प्रभावशाली था कि कोई भी जीव उसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, जैसे कोई महारानी हो जिसका स्वभाव और आकर्षण अद्वितीय हो। यहाँ क्या हुआ? मूनमॉथ फिनिक्स अचानक अपने कोकून से बाहर निकल आई। नंदिनी और भी थोड़ी चिंतित थी, इसलिए हम उसके पीछे पीछे यहाँ आ गए, शीशी ने घबराहट में कहा। वह इतने सालों से मूनमॉथ फिनिक्स की देखभाल कर रही थी, फिर भी उसने उसे कभी इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा था। वह गहरी नींद से जबरन जाग गई थी। हालांकि वह अभी भी अपनी चोटों से उभर नहीं पाई थी, फिर भी वह बेतहाशा यहाँ उड़ाई। एक शक्तिशाली डीमन जो 1000 ज्यादा सालों से यहाँ छिपा हुआ है। इसने 30 साल पहले इंसानों को धोखा देकर मूनमॉथ फिनिक्स को मार डाला था। सौभाग्य से तुम दोनों समय रहते आगे, वरना हमें नहीं पता होता कि क्या करना है। आदर्श ने राहत भरी सांस ली। आदर्श, मुझे नहीं लगता कि मूनमॉथ फिनिक्स हमें डीमन प्राणियों से निपटने में हेल्प करने वाला है, आहन ने कहा। आदर्श दंग रह गया। उसने पलटकर देखा कि जो धूल उन डीमन प्राणियों द्वारा उड़ाई गई थी, जो उनका पीछा कर रही थी, वो अभी भी आसपास ही थी और वह करीब आ रही थी। बाहर में जाओ, टोटोम्बीस्ट हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।